कह रहे हैं कि चेंजेस लेके आने हैं, बहुत सारी कमीशंस बैठी हैं, बहुत कुछ हुआ है और ये अभी सही वक्त है कि जब हम कुछ करके दिखाएं। एंड इट्स बीन सो इंटरेस्टिंग आशीष जी का सुन के कि आपका ये कैसे आपने पूरा प्लान किया है कि शिक्षकों को कैसे सक्षम किया जाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लीडर्स को भी जो बताया विजय जी ने कि प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को, उनको कैसे हम सक्षम बनाए कि वो खुद स्कूल चलाएं। तो कई चीजें बहुत ऊपर से आती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर लीडर्स को, स्कूल्स को एक एक वो मिल जाए जरिया कि वो खुद इसको चला पाए, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो मैं एक दूसरा पहलू लेके आना चाहूंगी कि हम लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि क्लास में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुली लिटरेसी, न्यूमरेसी के मुझे बहुत मजा आया स्ट्रैटेजीज देख के, एक्टिविटीज देख के। और मनीष जी ने जो चार चांद लगाए हैं, उनके उनकी वो जो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो उनकी आंखों में जो चमक थी, जब वो एक एक करके अपने पिटारे से निकाल रहे थे, तो मुझे बहुत मजा आया देख के। और विजय जी ने कहा कि काश ऐसे मनीष जी और हो, क्लोन्स हो जाए मनीष जी के, तो वो बहुत अच्छा था। तो मेरा जो सेक्शन है 15 मिनट का, वो फोकस ये है कि हम सक्षम हो जाएं पढ़ाने में, कि उद्देश्य क्या होंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, बच्चे समझ पाएंगे, आपका जो प्रोग्रेशन है नंबर्स में, ज्योमेट्री में, व्याकरण में, वो समझ पाएंगे। मुझे एक कहानी याद आई, जब एक टीचर ने कहा, जब हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत साल पहले की बात है, उसने कहा मैं ये सारा कर तो लूंगी, लेकिन मैं बच्चों को मैनेज कैसे करूं, मुझे ना क्लास में ग्रुप को, समूह को मैनेज करना नहीं आता। तो मुझे उस टाइम लगा कि हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन क्या हम टीचर्स को सक्षम कर पाते हैं कि नहीं, उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि नहीं, उनका आत्मविश्वास कैसा है, उनकी आत्मनिर्भरता कैसी है, उनको हम किस चीज में उनकी जो कौशल है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि वो क्लास में जाके कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ जा पाए। और जब ये शिक्षक संकुल की जब बैठक होती है, उसमें अपने आइडियाज दे पाएं कि अगर मुझे ये आकार दिखाने हैं तो मेरे पास 10 तरीके हैं इस आकार को समझाने के। उस सबके लिए एक टीचर के अंदर जो वो चमक कह रहे थे मनीष जी, इज समथिंग, वो एक अंदर से कैसे आएगा जब एक टीचर की अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ, शिक्षक संकुल और मेंटोर्स को यहाँ पे। और मेरा सेशन बेसिकली छोटा सा है, और क्या हम अपने आप को कैसे सक्षम करें और एक मेंटोर को कैसे दूसरे टीचर्स के साथ, या टीचर्स जो बच्चों के लिए मेंटोर्स हैं उनके साथ कैसे वो करें। तो मुझे आशीष जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम कहते हैं कि क्लासरूम मजेदार होनी चाहिए, फन होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए, तो सेम चीज हम चाहते हैं कि जब टीचर्स बैठे, जब आप शिक्षक संकुल में बैठे हैं, बैठक होती है, तो क्या वो भी वैसी है, एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, फन होनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, तो क्या वो बैठकें भी वैसी ही हैं जैसे वो जाके वापस स्कूल में करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेंटोर्स जो टीचर्स के साथ बैठेंगे और जो शिक्षक जो बच्चों के साथ बैठेंगे। तो मैं जब आपसे बात करूंगी तो मैं दोनों तरीके से बात करूंगी, एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ, और एक आपका जो मेंटोर है, जो आका है, वो टीचर के साथ, वो उसका क्या होना चाहिए। मैंने 40 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को 4 चीजें समझ में आई हैं कि हर चीज क्लासरूम के अंदर डिपेंड करती है आपका, आपकी सोच पे, आपकी आध्यात्मिक आयाम क्या है, आप कैसे टीचर्स को रिगार्ड करते हैं, आप बच्चों को कैसे सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वाह शिक्षक कर लेंगे, जैसे आशीष जी ने कहा, विजय जी ने कहा, तो वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच से चलते हैं तो दिक्कतें जरूर आएंगी। और सिमिलर तरीके से अगर टीचर सोच लेता है बच्चे के लिए कि वो कर पाएगा, तो वो बच्चा जरूर करता है। तो ये एक आध्यात्मिक आयाम है जिससे हमें निकल के आना है कि हम बच्चों को कैसे देखते हैं या टीचर्स को कैसे देखते हैं। और दूसरा है फिजिकल डायमेंशन, कि वो क्लासरूम की हालत क्या है, मतलब कि वो हवादार है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, एक साफ सुथरी सी जगह है कि नहीं है। और तीसरा है हम पढ़ाते कैसे हैं, जो अभी इतनी सारी एक्टिविटीज बताई आपको, लिटरेसी में, न्यूमरेसी में, गरिमा ने बताई और संदीप जी ने बताई, और आपको मनीष जी ने, कि कैसे हम बच्चों की एक क्रिएटिव थिंकिंग को, एक सकारात्मक सोच को कैसे उभार सकते हैं। वो तीसरा डायमेंशन है कि हम क्लास में कैसे बच्चों को किस तरीके से हम एक्सपोजर देते हैं उनको कि वो आगे बढ़े। और चौथा डायमेंशन है कि अगर वो व्यक्तिगत से बच्चा कैसे मैनेज कर रहा है, या एक समूह व्यवहार कैसा है, और वो टीचर उसको कैसे मैनेज करता है, और एक मेंटोर एक ग्रुप को कैसे मैनेज करता है। सो वंस अगेन दोनों तरीकों से मैं ये आपको नजरिया डालना चाहूंगी। तो एक थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, मैं आपको एक एक स्लाइड दिखाऊंगी और आप उसके ऊपर एक थोड़ा सा चिंतन करिए इसके बारे में, कि जब आप एज अ टीचर क्लास में जाते हैं तो आप भी बच्चों को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना आप चाहते हैं कि वो आपको दें, आप उतना ही सम्मान चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपको दें। मैं कोई आंसर नहीं चाहूंगी, लेकिन आप जो आपको चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ सोचें इसके बारे में। क्या मैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ग्रुप में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या मैं उनको नजरअंदाज कर देती हूँ, या मैं उनको सोचने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, और उसका मैं सुझाव भी लेके आती हूँ। क्या मैं बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देती हूँ, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे समूह में हो। और सिमिलर जाएगा मेंटर्स को, टीचर्स के लिए, कि अब आप क्या शिक्षकों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। क्या मैं खुद ही एक सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन करती हूँ, बहुत जरूरी है इस बात को सोचना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे हो सकता है कोई मेडिकल रीजन हो, कोई बीमारी हो, मे बी कोई भी इशू हो सकती है। तो क्या मैं सोचती हूँ कि इसकी इशू ये भी हो सकती है, इससे पहले कि मैं सोच लूँ कि ये कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे बच्चे हो। क्या मैं निष्पक्ष हूँ, क्या मैं फेयर हूँ, सबके लिए एक जैसी हूँ या एक जैसा हूँ, या मैंने सोच ही लिया है कि ये तो नहीं करने वाले या ये कर सकते हैं। और क्या मैं ठंडी सांस लेके, मैं बहुत ज्यादा टकराव में नहीं पड़ता रहे कि कौन सा बिहेवियर स्वीकार्य है और कौन सा नहीं है व्यवहार। और सिमिलरली क्या एक मेंटोर भी शिक्षक को समझा पाता है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है, स्वीकार्य है और नहीं है। क्या मैं निरीक्षण करती हूँ, बच्चों को प्रोत्साहित करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, उनको मैं एक सराहना करती हूँ उनके सकारात्मक बिहेवियर के लिए। यस यू कैन या यू कांट, ये हमें सोचना है। तो नॉट ओनली व्यक्तिगत व्यवहार, लेकिन एक सामूहिक व्यवहार को भी एक्सेप्ट करना, सराहना, प्रोत्साहित करना इक्वली जरूरी है, चाहे वो मेंटोर शिक्षक के साथ कर रहा हो या शिक्षक बच्चे के साथ कर रहे हो। क्या मैं दूसरों को ही आरोप लगाती रह जाती हूँ या रह जाता हूँ, या मैं समझती हूँ या समझता हूँ कि ये इसकी वजह क्या हो सकती है। अगर मैं कहीं फंस गई या फंस गया
तो क्या मैं हेल्प मांग सकती हूँ या मांग सकता हूँ? इट्स ओके, गलतियां करना से ही हम आगे सीखेंगे। तो क्या हम और किसी से अगर हमें सुझाव चाहिए, मदद चाहिए, तो क्या हम मांग सकते हैं? क्यों नहीं? क्या मैं क्यों क्यों क्यों, ये वो एकता कपूर वाला क्यों नहीं है, लेकिन क्या मैं क्यों पूछ के मूल समस्या का समाधान ढूंढ सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मेरे से एक गतिविधि नहीं बन रही है तो क्या वजह है? अगर मैं ये गतिविधि बच्चों से नहीं करा पा रही हूँ तो क्या वजह है? अगर मेरा बच्चा 1 से 50 तक अलग अलग स्ट्रैटेजी से, अलग अलग गतिविधियों से नहीं सीख पा रहा है, तो और कोई तरीका है जिससे मैं उसको समझा सकती हूँ या मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा बेंट ऑफ माइंड है कि जिससे हम काफी चीजों को सुलझा सकते हैं। और बहुत जरूरी, क्या मैं सुनती हूँ या खाली बोलता हूँ या बोलती हूँ? इंपॉर्टेंट है दूसरों को सुनना। आधी चीजें आपकी 50% प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी अगर हम बच्चों को सुन लेते हैं या हम अपने शिक्षकों की प्रॉब्लम्स को या उनकी जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे उसको सुन सकते हैं। क्या हम ज्यादा व्यंग का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? पता नहीं समाज आलसी लोगों से नफरत क्यों करता है, जबकि वो बेचारे तो कुछ करते भी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है व्यंग का। तुम कुछ करते ही कुछ नहीं हो, तुम आते ही नहीं हो, तो क्या हमारा एक वो जो व्यंग का है जो काफी टाइम आ जाता है क्योंकि हम कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं, तो क्या हम उसको खत्म कर सकते हैं? मैं दूसरों के साथ कैसे वार्तालाप करती हूँ, मेरा डायलॉग किस तरीके का होता है, नकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है, वही चीज निर्धारित करेगा कि हम शिक्षकों के साथ हमारा वार्तालाप कैसा होगा और शिक्षकों का बच्चों के साथ कैसा होगा। तो बहुत जरूरी है सोचना कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो हम किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं। अगर हमें फीडबैक भी देना है, अगर हमने कुछ बोलना भी है कि हम ऐसे कर सकते हैं, तो उसको क्या हम सकारात्मक से दे रहे हैं सुझाव को या नकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, वो दोनों को अप्लाई करेगा। और क्या मैं जजमेंटल तो नहीं हो रही हूँ? क्या मैं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं अनुमान लगा रही हूँ कि ये हो रहा होगा? जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका अनुमान सही हो, आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। क्या मैं अच्छे व्यवहार को बार बार रीइंफोर्स करती हूँ, बार बार उसको रिपीट करती हूँ, दोहराती हूँ, वाह गुड जॉब डन, ग्रेट जॉब, बहुत शाबाश? क्या मैं शाबाशियां देती हूँ व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार के लिए? और क्या हम अगर कुछ अच्छा काम होता है, क्लास में बच्चे ने एक एक्टिविटी करी, अपना वो बांसुरी बनाई, अलग अलग उसमें छेद किए, अलग आवाजें आई, तो क्या हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको जश्न मनाते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है? बहुत जरूरी है अपनी छोटी छोटी जो हमारी सक्सेसेस हैं उनको हम जरूर सेलिब्रेट करें। और दूसरा जो हमारा सेक्शन था कि वो क्लासरूम का माहौल कैसा है, क्लासरूम की क्लाइमेट कैसी है, हवा आती है कि नहीं आती, बच्चे बहुत परेशान तो नहीं है, और हर बच्चे को या ग्रुप को पता है कि आज करना क्या है। तो अगर आज हम वो त्रिकोण बना रहे हैं या आज हम वो चरखा बना रहे हैं, तो हर ग्रुप को पता है या हर बच्चे को मालूम है करना क्या है, आज मेरी गतिविधि क्या होगी, आज मेरी दिनचर्या क्या होगी, कितने से कितने समय तक मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो वो बड़ा क्लियरली बच्चे को पता होता है। ये सबसे पहला कहते हैं कि सीखने का ये सबसे पहला आयाम है कि एक आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो अच्छा हो, और दूसरा मुझे पता हो मैं कर क्या रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। जो सबने बोला को रिलेशन विद रियल लाइफ, जो आपके वातावरण में चीजें हो रही हैं उसको अगर मैं कोरिलेट करूंगी तो मुझे समझ आएगा, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आने वाला। और एक ऐसा वातावरण जहाँ पे आपकी हर चीज बच्चों के प्रति केंद्रित है। तो क्या मेरी जो जो टीचिंग लर्निंग का स्टाइल है, क्या वो मेरे बच्चों के लिए केंद्रित है, क्या सब बच्चों के लिए केंद्रित है या कुछ बच्चों के लिए केंद्रित है? क्या मैं अपने जो क्लासरूम की गतिविधियों को चेंज करती रहती हूँ? क्या मैंने कहीं पे बांसुरी बजा के म्यूजिक के थ्रू फिजिक्स पढ़ा रही हूँ? क्या मैं पर्यावरण में जाके कुछ आपके पेड़ पौधों के ऊपर कुछ करा रही हूँ? क्या मैं चेंज करती जा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं? तो मैं उन स्ट्रैटेजीज को, उन गतिविधियों को क्या मैं चेंज कर रही हूँ, उन युक्तियों को मैं चेंज कर रही हूँ, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और जो मेरा तीसरा वाला और चौथा मिला के है वो है कि क्या मैं सक्षम हूँ, जिसके लिए ये जो पूरा अभियान चल रहा है, निपुण भारत अभियान चल रहा है, एक तरफ से आपको एज ए शिक्षक आपको कौशल बना रहा है और दूसरी तरफ आपका जो अपना आत्मविश्वास है उसे ऊपर कर रहा है। तो हमें फेस करना है कि कई बार टीचर्स का अपना आत्मविश्वास कम होता है, सो वो क्लासरूम में भी दिखता है। तो क्या हम उस आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं? पहले सबसे पहले हम अपने आप को सक्षम करें कि प्लानिंग करें, जो आशीष जी ने बताया, जब हम बैठते हैं एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, हमने क्या करना है इस महीने में, टास्क प्लान करते हैं। तीसरा पॉइंट, हम ग्रुप के साथ क्या करेंगे, व्यक्तिगत के साथ क्या करेंगे, उन बच्चों को क्या सपोर्ट चाहिए, क्या उनको हेल्प चाहिए, और क्या हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग किस्म की हेल्प दे सकते हैं। फिर हम उसको जाके करते हैं। फिर जो बच्चे कुछ समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे भी दूसरों को हेल्प करते हैं। तो आप उनको फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन से बच्चे ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उद्देश्य या मूल्यांकन के मापदंड से उस लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, और फिर हम आप एक दूसरे का मापदंड करते हैं और फिर हम दोबारा उस साइकिल को तैयारी करते हैं। ये पूरी प्रतिक्रिया से टीचर भी सीख रहा है, शिक्षक भी सीख रहा है, बच्चा तो सीख ही रहा है। अल्टीमेटली याद रहे मनीष जी की बात, आंखों में चमक, और वो कैसे कर रहा है, खुशी से कर रहा है या रो रो के कर रहा है। और एज अ शिक्षक आप खुशी से कर रहे हैं या रो रो के कर रहे हैं, दैट विल डिपेंड कि आपकी अपनी आध्यात्मिक जो आयाम है वो कैसा है, आप किस नजरिए से अपने जॉब को देख रहे हैं, अपने कार्य को देख रहे हैं, वो उसके ऊपर निर्धारित करेगा। तो लेट अस ऑल स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। एक संकुल शिक्षक संकुल की शिक्षकों की ये जर्नी है, सहानुभूति से, सहृदयता से, कोलैबोरेशन से, इकट्ठे मिलके और एक सकारात्मक सोच से और एक इच्छा से हम इन चीजों को शुरू करें, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें। और जब आप 10 आइडियाज मिलते हैं, आपको 10 अगर 10 लोग इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं तो एक ही चीज को कराने के 10 आइडियाज मिलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर एज अ मेंटर। और हम ये करने वाले जो हैं वो आप ही लोग हैं। वंस अगेन मैं वापस जाती हूँ आशीष जी के वर्ड्स पे, ये आपके लिए है, फॉर यू, बाय यू, ऑफ यू। तो ये शिक्षकों की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो एक उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक बहुत उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम शिक्षा का पूरा एक हम देख रहे हैं कि पूरा एक रुख बदलने वाला है। और आप लोग को सबको याद रहेगा कि हम इस जो बदलते हुए रुख का ये एक पार्ट थे, ये एक अहम पार्ट थे हम इस बदलते हुए एजुकेशन सिनेरियो का।
सो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनईपी भी कहती है कि एक शिक्षक का महत्व कोई नहीं छीन सकता, और ये हम सबके ऊपर ये एक दायित्व है कि वो सम्मान, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट हमारे शिक्षकों को मिले, और ये एक अपॉर्चुनिटी है निपुण भारत की। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम सब एक दौड़ लगाएं इस पूरे प्रतिक्रिया में और आगे बढ़े इस प्रतिक्रिया को इकट्ठे लेते हुए। तो हम आगे, एक वो कहते हैं ना, आग नहीं लगा सकते दूसरों के मन में। याद अच्छी वाली आग है, सकारात्मक वाली आग, नकारात्मक वाली नहीं, कि जब तक हमारे अंदर हृदय में वो आग नहीं होगी हम बाकी दूसरों के आगे में कैसे करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी शिक्षक, हैप्पी जो मेंटर्स होंगे वो हैप्पी करेंगे, जो अगर हैप्पी टीचर्स होंगे तो बच्चे भी हैप्पी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। धन्यवाद मैम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक मेंटर कैसे, एक एजुकेशन लीडर के रूप में, एक दोस्त, हमराही के रूप में, एग्जैक्ट क्या है वो हमारे पूरे के सेशन ने ही निर्धारित कर दिया है। आपने सुना, हर सेशन को अगर आप गौर से ध्यान दिए होंगे तो भाषा पे, गणित पे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, या मोटिवेशन की बात हो, डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो, या मनीष सर ने जैसे कहा बच्चों की आंखों की चमक या उनका सपना और प्लानिंग, अभी मैम ने जैसा कहा कि लीडर्स के लिए, तो हमारा जो एकेडमिक कैडर का ताना बाना है, मेंटरिंग कैडर का ताना बाना है, वो इन्हीं सबसे बना हुआ है। वो एक सेशन का जो आज का एक एक सेशन, एक एक आप अष्ट ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो उसी मोटिवेशनल दायरे में है। और मैं इसके बारे में कुछ उदाहरण दे दूंगा कि ये जो मेंटरिंग कैडर का जो वर्क मैंने धरातल पे देखा, कुछ भ्रमण नहीं पाया, ये पिछले कुछ समय में सबसे अच्छे इनिशिएटिव्स के रूप में, सबसे सकारात्मक परिवर्तन के रूप में, एक स्तंभ के रूप में उभरा है। इसके लिए मैं आप सभी मेंटर कैडर्स को बधाई देता हूं। ये धरातल पे मैंने देखा भी है। आपको अपनी पिछली विजिट से एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो मोटिवेशन या हम क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन की कल्पना करते हैं, वो ऊर्जा, वो सकारात्मक परिवर्तन हमने वास्तव में देखा है। मऊ डिस्ट्रिक्ट का मेरी लास्ट विजिट में, वहां पे 2 चौहान बंधु, 2 ARP, उनको मैंने सच में इन सारी चीजों को जो हम अभी गतिविधियों की या बच्चों की आंखों में चमक लाने की बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट मैंने करते हुए देखा है, और हमारे साथ सबने उसको अनुभव किया, जो भी हम सबके साथ थे। तो ये दिखा है कि परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा कारक है, असल नायक आप ही हैं। परिवर्तन आपसे ही आना है। जो भी सफलता की कहानियां आई हुई हैं, वो आपके दम पे आई हुई हैं। यही नई ऊर्जा, नई ये सकारात्मकता जो हजारों की भी संख्या में दिख रही है, हमें हर स्कूल तक, एक एक बच्चे तक ले जानी है, और वो चमक हमें कायम करनी है। ये कहानी सिर्फ एक जगह नहीं है। अभी हमने जब मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया था कोविड में, या रीडिंग कैंपेन जब चला था, तो देखा हमने प्रयागराज में वहां के सार जी वंदना सिंह को, ऐसे हर जिले में उदाहरण उभरे, मोहल्ला कक्षाओं का हो या सोनभद्र या अभी सुल्तानपुर बस्ती के जैसे एसआरजीज ने ये प्रण किया कि हम जन जन तक निपुण लक्ष्य को पहुंचाएंगे। ये जो सामाजिक रिश्ता है, जिसपे बार बार बात की जा रही है, कि जितना सुदृढ़ ये रिश्ता होगा, जितना प्रगाढ़ ये संबंध होगा हमारे बच्चों से, आपसी समन्वय जितना बेहतर होगा शिक्षकों के साथ और समुदाय के साथ, वही हमारा परिणाम समय या समय से पहले लाने में मदद करेगा। जैसे आप सबने एक माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। वो अपनी कलाकृतियां बनाने के पहले उन्हें दिख जाता था कि उस पत्थर में उनका लक्ष्य क्या है, एग्जैक्ट वो कलाकृति कैसी चाहते थे, वो उसमें जो अनवांटेड चीजें थी उस पत्थर से या उस संगमरमर से, वो पहले ही निकाल देते थे। तो ऐसा लक्ष्य, ऐसी तस्वीर अपने लक्ष्य की, हमें अपने टारगेट्स की जब होती है, तो हम परिणाम निश्चित रूप से ही जल्दी दे पाते हैं, और वही एनर्जी और वही साथियों की प्रशंसा, कोलैबोरेशन से, सेलिब्रेशन से हम ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा कैडर है, ये सच में सबसे बड़ा हथियार है परिवर्तन का, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, बट आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपने करके दिखाया है, वह हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। अभी यही प्रेरणा इन बच्चों के लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनके लिए गर्वोक्ति बन जाए, उनके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये हिस्सा बन जाए। और आपने ऐसा कुछ विद्यालयों, हजारों विद्यालयों में करके दिखाया है, और ये हर विद्यालय में, हर बच्चे में ये तस्वीर आपके ही प्रयास से भरनी है, जो निरंतर आप कर रहे हैं इस मिशन के कम्युनिकेटर के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में। वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को उनके माध्यम से हम तक ला रहे हैं, परियोजना की टीम को बता रहे हैं कि क्या चल रहा है और कैसे सफलता की कहानियां वो दोनों तरफ से शेयर हो रही हैं, आपके माध्यम से शिक्षकों को, शिक्षकों के माध्यम से आपको। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी निधि है। इसी के माध्यम से बच्चों को अवसर की समता का मार्ग प्रशस्त होगा, और यही हमारे निपुण लक्ष्य को, जो हमारा टाइमलाइन है, उसमें प्राप्त करने में सफल होगा। एक मैं छोटी सी आपको इसी प्रसंग में कहानी शेयर करना चाह रहा था। अभी एक शायद मनीष सर ने बात किया, स्वतंत्रता के समय का एक एपिसोड दिया, तो एक उसी से मुझे एक स्मरण आया, एक कहानी का, एक प्रसंग का। गोखले जी को एक कोई संदेश देना था नीतिगत, गांधी जी को उसमें लंदन में थे, उन्होंने दीनबंधु एंड्रयूज को यहाँ से लंदन भेजा। एंड्रयूज जी को वहां पे एक मंत्र मिलता है चर्च में प्रवचन करने का, अपनी बातें करने का। ये बात एक अखबार के माध्यम से गांधी जी को पता चलती है। वो खुद उनको सुनने के लिए जाना चाहते हैं, चले जाते हैं चर्च पे, लेकिन उनको उस चर्च में एंट्री नहीं मिल पाती है। बीइंग इंडियन और ब्लैक, जो भी उस समय का कांसेप्ट हो, एंट्री नहीं मिल पाती है। और जब नेक्स्ट 1-2 दिन बाद एंड्रयूज जी की मुलाकात होती है गांधी जी से, तो वो कहते हैं, जब उन्होंने वाक्य सुना कि उनको एंट्री नहीं मिल पाई, तो उनकी आंखें सजल हो गई। वो कहे, मोहन, मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति, ईसा स्वयं अवतरित हुए हैं, वही करुणा, वही दया, वही प्रेम। तो ये यह दिखाता है कि अवसर उन लोगों ने वो लोग चूक गए उस स्वर्णिम अवसर से जो मिल पाता। तो यह अवसर अगर हमारे विद्यालय में बच्चा आ गया है, उसको हमने अपना बेहतर प्रयास नहीं किया। एक तो सभी बच्चों को विद्यालय में लाना, उनके लिए वह दक्षताएं सुनिश्चित हो सके, उसके लिए अपना सर्वोच्च प्रयास करना, ये हमारे कैडर्स में सारे गुण हैं। हम लोगों ने देखे हैं, और निरंतर अपना बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं। बस हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग के साथ सबको सुनना है, और इसी कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन के साथ, एक दूसरे की प्रशंसा के साथ, सेलिब्रेशन के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन को परिलक्षित करना है, वास्तविक रूप में साकार करना है। और ये आप कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं, हम हमारी पूरी टीम आपसे उम्मीद और आशा, विश्वास करती है कि निश्चित रूप से हम सफलता की कहानी आपके
दम पे अवश्य हासिल करेंगे। थैंक यू। चीज मायने रखती है, उसके लिए आवाज उठाना या करने पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। निपुण भारत मैटर करता है। 5.5 करोड़ बच्चे आज की तारीख में हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में। ये अगर इनको बुनियादी दक्षताएं नहीं मिली और ये व्यवस्था उनके लिए काम नहीं किया, पब्लिक एजुकेशन मेनस्टे नहीं बना, तो अवसर की समानता, गरीबी उन्मूलन और बहुत सारे जो हमारे महत्वाकांक्षी सपने हैं, नई शिक्षा नीति के अंदर इतने घटक हैं, वो सब हम भूल जाना चाहिए, हमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो फोकस करिए, एनर्जी दिखाइए, अपने जो भगवान ने हमें सबको गिफ्ट दिए हैं उसका प्रयोग करिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने दिनचर्या को ऐसे चलाइए जिससे देख के बाकी लोग प्रेरणा लें, गर्व महसूस करें और इस अभियान में जुड़े। लेट अस ऑल वर्क फॉर दोस क्लासरूम्स, फॉर दोस स्कूल्स एंड ट्रांसफॉर्म देम। और ये मुमकिन है। आज के इस सेशन में आप सब जुड़े, पूरे 2.5 घंटे के सेशन में आप लोग सभी हमारे विशेषज्ञों को आपने ध्यान से सुना। मैं इसके लिए तहे दिल से आपको आभार प्रकट करना चाहूंगा। इस तरह के सेशन आगे भी बढ़ेंगे और इस अभियान की सफलता के लिए